गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल का हमारा प्रीवियस क्लास का टॉपिक था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वहां पर हम लोगों ने सारे बेसिक्स देखे थे कल, और बेसिक्स में ये समझा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कहाँ से अपन एनालिसिस करते हैं, और थोड़ा सा कल उसका डीप एनालिसिस भी किया था हमने। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम देखने जाएंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरीके से एनालिसिस करेंगे और इसका क्या यूज है, और ईएमटी सब्जेक्ट में इसका क्या यूज है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड शुभम। पुनीत आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। पुनीत मिश्रा। चलिए, विजिबल है स्क्रीन पे? ओके, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर हेडिंग दिख रही है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। शुरुआत में हम बिल्कुल अब बेसिक बात करेंगे कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके तीन बेसिक पैरामीटर क्या होते थे? एक्स, वाई और जेड होते थे। और मैंने फिर आपको उनकी रेंज भी बताई थी कि एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, जेड क्या होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि तीनों की रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से। आज हम इसी कैटेगरी में सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप देख रहे हैं हेडिंग के ठीक नीचे ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है रो, फाई और जेड। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स हैं। थोड़ा सा आगे हम डिफाइन करें तो मैं पहले आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि जो जो चीजें बॉक्सेस में लिखी हुई हैं वो आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए। इन नोट्स में जो जो चीजें बॉक्सेस में लिखी हैं वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। बाकी जो डिस्क्रिप्शन पार्ट लिखा है वो एनालिसिस पार्ट है, और जो आप सामने आपके स्लाइड ओपन है इसमें बहुत सारा पार्ट मेरा खुद का डिफाइन किया गया हुआ है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ये चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, तो थोड़ा सा आज सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो आप सभी लोगों को सिलेंडर दिख रहा है वहां पर, ठीक है? तो रो, फाई और जेड। तो मैंने रो, फाई, जेड को डिफाइन भी किया है। तो रो, फाई, जेड को डिफाइन करा है, तो हम सबसे पहला पॉइंट देखें रो। तो रो में लिखा है इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस आप बाहर की तरफ आ रहे हैं, दिस इज नोन एज रो। अगला लिखा है फाई। फाई इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन या एज्यूमिथल एंगल। आप डायग्राम में बिल्कुल देख रहे हैं फाई एक ऐसा एंगल है जो एक्स एक्सिस से मेजर्ड हो रहा है। तो आप देखिए एरो मैंने वाई की तरफ कर रखा है, तो इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ये एंगल कौन सा है? जो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है। तो एक्स वाई प्लेन कौन सा हो गया आपका? बिल्कुल जमीन, धरातल, जहां पे ये सिलेंडर प्लेस्ड है। दिस इज नोन एज योर एक्स वाई प्लेन। और अब बात करते हैं जेड। जेड इज द डिस्टेंस। जेड क्या है? एक डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की नीड क्या है। देखिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की सबसे बड़ी नीड ये है, हम क्यों यूज करते हैं। आप सभी लोगों ने अपने 12th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी कि अगर कोई लाइन चार्ज आ जाता है, कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट आ जाता है जो बिल्कुल पाइप के शेप में होता है, कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाता है कि जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल के शेप में होता है। तो और फिर क्वेश्चन ऐसा आता था वहां फिजिक्स में कि इस लाइन चार्ज या इस सिलेंडर के अक्रॉस आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करिए। तो उस समय हमें समझ में नहीं आता था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें। उसकी डीप एनालिसिस आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं या जो भी फिगर्स रहते हैं जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल के फॉर्म में रहते हैं, और वहां पे उन फिगर के अक्रॉस हमें जब भी कोई फील्ड फाइंड करना होती है, तो उन सारे चीजों को फाइंड करने के लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया जाता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको।
आपने मतलब आप बता सकते हो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप रोज कहाँ देखते हो? उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। जनरली ये एग्जाम्पल किसी बुक्स में या आपको इधर उधर मिलेगा नहीं, बट मैं आपको बताता हूं कि हमारे घर में जो ट्यूबलाइट लगी है वो कैसी होती है दिखने में। इट इज लाइक अ फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बोलूं कि इस ट्यूबलाइट से कितनी लाइट निकल रही है या कितनी रेज निकल रही है, वो आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए, तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, जब जाके आप उसको निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि उस ट्यूबलाइट को सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके आओगे, उसे देखोगे, उसे वहां प्लेस करोगे, उसे हर एंगल से देखोगे। फिर ट्यूबलाइट दिखने में कैसी है? वो ऑब्जेक्ट ही अकेला दिखने में 3 डायमेंशनल है। ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट तो आप सब समझते हैं, वो दिखने में 3 डायमेंशनल है। तो वहां पर उस चीज के अक्रॉस हमें कैसे रेडिएशन या कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, वो उसके यूज के लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। ये बातें आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा अपने पास, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। दूसरा, कल हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसकी रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हो गई है, और अगर हो सकेगा तो इसी वीक मैं डेली डेली ये सारी रिकॉर्डिंग्स, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के चैनल पर अपलोड करता जाऊंगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि सिलेंडर बनता कैसे है। नीचे मैंने लिखा है हाउ सिलेंडर मेक्स, मैंने ब्रैकेट में लिखा है बॉटल। हाँ, तो एक एग्जाम्पल है, बॉटल भी सिलेंडर का एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये जो मैंने हाउ सिलेंडर मेक्स 4 पॉइंट लिखे हैं, ये मेरी खुद की एनालिसिस है, ये आपको कहीं बुक वगैरह में नहीं मिलेगी। और मैंने इन 4 पॉइंट के माध्यम से, ये एग्जाम वक्त में नहीं पूछा जाता, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो इन 4 पॉइंट के माध्यम से अब आप समझना कि सिलेंडर कैसे बनेगा। आप बस सुनते जाओ और डायग्राम देखते जाइए। सपोज करिए अभी आपकी आंखों के सामने सिर्फ 3 एक्सिस बनी है, एक्स, वाई और जेड, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप सब लोग जेड एक्सिस पर खड़े हैं, ठीक है, हम सब लोग जेड एक्सिस पर खड़े हैं अभी हाल। अब जेड एक्सिस पे मैंने आपसे बोला कि अब आपको सिलेंडर बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? वहां पहले पॉइंट में लिखा है हैश करके मैंने, वी आर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो हम अगर जेड एक्सिस पे खड़े हैं, तो सबसे पहले सिलेंडर बनाने के लिए हमें ऊपर का सर्कल बनाना पड़ेगा। अभी हम जेड एक्सिस पे खड़े हैं, सबसे पहले सिलेंडर बनाने के लिए हमें ऊपर का सर्कल बनाना पड़ेगा। तो ऊपर का सर्कल कब बनेगा? जब हमारे पास रेडियस होगा। तो हमने क्या किया, एक रो डिस्टेंस का रेडियस लिया, मतलब हम जेड एक्सिस पे खड़े थे और रो डिस्टेंस हम बाहर आए, आ गए सभी लोग बाहर, कोई सी भी डायरेक्शन में आ जाइए आप बाहर निकल कर, ठीक है, रो डिस्टेंस से बाहर आए, तो ये रो क्या हो गया? हमारा रेडियस ऑफ ऊपर वाले सर्कल का रेडियस हो गया। ठीक है, अब हम बाहर तो निकल के आ गए, अब हमें बनाना है सर्कल, क्योंकि जब ही तो हमारा ऊपर का सर्कल बनेगा। तो सर्कल बनाने के लिए हमें क्या, गोल गोल घूमना पड़ेगा। गोल घूमना पड़ेगा मतलब 360 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। और 360 डिग्री कैसा रोटेट करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे हम, ये रूल होता है कि वी विल बी रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम उस जेड एक्सिस से निकल के पॉइंट पी तक तो आ गए, कितना डिस्टेंस लेके? रो। अब हमें 360 डिग्री मूव करना है, तो पी से देखिए आप, ऊपर से मैंने एक 360 डिग्री का राउंड लिया और हम 360 डिग्री हमने कवर कर लिया। ये जो 360 डिग्री हमने कवर किया, व्हाट इज दिस? दिस इज फाइव। ये फाइव है जो मैंने ऊपर लिख रखा है ना, एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो दिस इज फाइव। बात समझ में आ रही है? ये जो 4 पॉइंट है आप ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए, तो ये नीचे जो रेंज ऑफ पैरामीटर का बॉक्स बना है ना, ये रेंज ऑफ पैरामीटर का जो बॉक्स बना हुआ है, ये यहाँ से आप लोग है ना इसको याद नहीं कर पाएंगे, मतलब इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपको ये 4 पॉइंट नीचे के समझ में आ गए, ये 4 पॉइंट नीचे के समझ में आ गए, तो आप लोगों को ये रेंज ऑफ पैरामीटर का बॉक्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हमने सर्कल घूमा, कितना घूमा? 360 डिग्री घूमा। और जब 360 डिग्री घूमा तो हमने किस एंगल से शुरू किया था? हम उस समय 0 डिग्री पे थे, और जब पूरा पी
वाला सर्कल सिलेंडर का बन गया है। अब मुझे नीचे का पोर्शन बनाना है। तो नीचे का पोर्शन बनाने के लिए क्या होगा कि मुझे नीचे तक जाना पड़ेगा पूरी लेंथ को कवर करने के लिए। लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा, टू कवर द लेंथ वी मूव द डिस्टेंस z। मतलब उस सिलेंडर की लेंथ को कवर करने के लिए मुझे डिस्टेंस z नीचे मूव करना पड़ेगा, और z को हमने क्या माना है, डिस्टेंस माना है, और नीचे जाके फिर मैं इसी तरीके से एक सर्कल बना लूंगा। तो ये मेरा सिलेंडर बन गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे सिलेंडर को बनाने के लिए मुझे कितने पैरामीटर का इस्तेमाल करना पड़ा। पैरामीटर नंबर 1, जब मैं z एक्सिस पे खड़ा था, मैं p दूरी तक आया, तो मुझे वो उस दूरी का नाम मैंने दिया रो, जिसको मैंने रेडियस ऑफ ऊपर वाले सर्कल का माना था। तो पहला पैरामीटर हो गया रो। रो के बाद मैं 360 डिग्री घूमा, तो मेरा दूसरा पैरामीटर कितना हो गया, 5। मैं 360 डिग्री घूमा 5। उसके बाद पूरी सिलेंडर की बॉडी कवर करने के लिए मैं z डिस्टेंस नीचे मूव हुआ, तो तीसरा पैरामीटर क्या हो गया मेरा, z। और नीचे जाके फिर से मैंने 5 का सर्कल लिया और वही जीटा रेडियस लिया। तो कुल मिला के सिलेंडर बनाने के लिए मेरे पास 3 पैरामीटर आ चुके हैं, दैट इज रो, दैट इज 5, दैट इज z। ये आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं, ये सिर्फ मैं बच्चों के कंसेप्ट डेवलप करने के लिए उनको ये तरीके बता रहा हूँ, ताकि उन्हें एक बार में याद आ जाए कि अगर मैं एक्सिस पे खड़ा हूँ और मुझे एक्सिस पे खड़े होकर कोई सिलेंडर बनाना है, तो मुझे कितने पैरामीटर लगेंगे, रो 5z। जैसे मकान बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और रेत लगती है, वैसे ही सिलेंडर बनाने के लिए रो, 5 और z लगेगा। अब बात करें उनके पैरामीटर्स की, तो एक थंब रूल है, आप वहां पे देख रहे होंगे हैश करके लिखा है सरफेस इज एट इंफिनिटी। ये मैं बच्चों को याद करा देता हूं, सरफेस इज एट इंफिनिटी। ये आपको बिल्कुल एक अपने याद रखना है ये चीज कि सरफेस हमेशा इंफिनिटी पर होता है। मतलब ये रट लीजिए आप ये पॉइंट। अब मैं क्यों रटवा रहा हूं आपको ये पॉइंट, उसका एक रूल है। जब आप सेंटर पे थे z एक्सिस के और रो डिस्टेंस बाहर निकले, तो आप रो डिस्टेंस मतलब बाहर निकल के जब पॉइंट पी पे आ गए, मतलब पी पे आ गए मतलब आप सिलेंडर के सरफेस पे आ गए हो, ठीक है। तो रो की वैल्यू कितनी हो गई, हम रो 0 पे थे और पी पॉइंट पे आके सिलेंडर के सरफेस पे आ गए, और हमने सरफेस को क्या माना है, इंफिनिटी। तो आप देख लीजिए रेंज ऑफ पैरामीटर रो की कितनी हो गई, 0 से इंफिनिटी। पॉइंट 1 क्लियर, ठीक है। 5 मैंने आपको बता ही दिया, पॉइंट पी पे हम 0 से 360 डिग्री का टर्न ले आए, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 5 कितना हो गया, 0 से 2 पाई, लिमिट आ गई समझ में। और z क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना, ऊपर वाले सर्कल से नीचे वाले सर्कल तक का डिस्टेंस, मतलब सरफेस से सरफेस तक का डिस्टेंस, मतलब ऊपर वाले सरफेस से नीचे वाले सरफेस तक का डिस्टेंस। तो बात तो सरफेस की हो रही है ना फाइनली, और सरफेस हमने क्या माना है, सरफेस इज एट इंफिनिटी। तो z की लिमिट कितनी हो जाएगी, z की लिमिट हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि नीचे वाले सरफेस को आप एक्सटेंड करोगे तो वो माइनस वाली एक्सिस पे जाएगा, और ऊपर वाले सरफेस को आप एक्सटेंड करोगे तो प्लस वाली एक्सिस पे जाएगा। तो हमारी z की लिमिटेशन कितनी हो गई, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो अब आप बताइए, क्या क्या आपको रटने की आवश्यकता है। मैंने आपको बताया मकान बनाने के लिए 3 बेसिक इंग्रेडिएंट लगते हैं, सिलेंडर बनाने के लिए हमें 3 बेसिक पैरामीटर का यूज हो रहा है। ये पैरामीटर कैसे काम कर रहे हैं, अगर आपको ये वाला पॉइंट याद है तो आप रेंज ऑफ पैरामीटर ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकते हो। रेंज ऑफ पैरामीटर मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, अगर हम रो की बात करें तो इट इज 0 लेस देन इक्वल टू रो लेस देन इंफिनिटी। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। रो लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे थे तो हम 0 पे थे, इसलिए वो इक्वल का साइन लगा हुआ है। फिर हम जैसे जैसे बढ़ते गए तो सरफेस पे गए, सरफेस कहाँ होता है, इनफाइनाइट पे होता है। ऐसे ही 5 की बात करें तो लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 5 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा 5 एंगल पहले 0 पे था, इसलिए मैंने इक्वल टू साइन भी लगाया है वहां पे। फिर हम 0 से बढ़ते गए तो 2 पाई पे, और z है तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो ये बेसिक है, ये मैंने जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे यूनिट्स पे बढ़ेंगे हमारे मेन कंसेप्ट ही वहां पर काम आएंगे। ये सब सारी चीजें ऐसी कोई विशेष एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, मैं सिर्फ स्टार्टिंग फेज में इतना टाइम लेता हूँ ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए।
अब अगर आप वापस इसे आज जाके रिवाइज करेंगे या वीडियो वापस देख लेंगे, आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। अब एक पॉइंट देखिएगा, मैंने पी पॉइंट को नीचे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करा है पी डैश तक, करा है, और इस पी डैश पे मैंने वेक्टर कंपोनेंट को रिजॉल्व करे हैं, इस पी डैश पे मैंने रिजॉल्व करे हैं। तो हमेशा आउटवर्ड कंपोनेंट होते हैं, तो फाई कंपोनेंट आप देख रहे हैं कि वो फाई की डायरेक्शन में ही बढ़ रहा है, तो मैंने ए फाई यूनिट वेक्टर लिख रखा है। रो आपका जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा था, देखिए उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है ए रो, ठीक है, और जेड भी ऊपर वाले डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ए जेड यूनिट वेक्टर लिखा है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप सभी लोग नोट कर लेना, वैसे कल की क्लास में मैंने ये पॉइंट आपके नोट्स में लिख रखा था कि यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में बढ़ता है जिस डायरेक्शन में पैरामीटर इंक्रीज होता है। तो अब आप देख लो, तीनों यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जहां पैरामीटर इंक्रीज होगा। अगर मैं बात करूं ए रो की, तो ए रो उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है जहां पे रो बढ़ रहा है, ए फाई उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है जहां वो 360 डिग्री जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, और जेड भी देखिए आप पॉजिटिव जेड एक्सिस पे उसका डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बढ़ रहा है। तो यहां तक मैंने आज इतना कंक्लूड करा इस स्लाइड में। अब हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की एनालिसिस पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो शुभम, वो जो मूविंग फिगर है मेरी वेबसाइट पे, आप वो खोल के दिखा दो सबको। आप अगर गूगल में जाएंगे और वहां पे लिखेंगे ना गूगल में सिलेंड्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय पलाश जैन, तो मेरा पहला दूसरा जो साइट खुलेगी वो मेरी खुलेगी, उसमें आप पहली साइट पे क्लिक कर देंगे ना, तो ये जो अभी जो ओपन होगा पेज वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ गूगल पे इतना लिखना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय पलाश जैन, जो पहली साइट ओपन होगी वो ये ओपन कर रहा है अभी यार। थोड़ा सा नीचे आओ, और नीचे आते जाओ। आज सभी लोग है ना क्लास के बाद देख लीजिएगा, बस यही फिगर है, यही फिगर है। अब आप देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये फिगर थोड़ा सा मूविंग फिगर है। अब आपको समझ में आएगा कि देखिए सिलेंडर कैसे बनता है। अब मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज बताते जा रहा हूँ, देखते जाइए। आप ये रेड वाला एक पोर्शन देख रहे हैं, ये रेड वाला पोर्शन हमारा फाई है। ये देखिए, ये 0 से 360 का राउंड बना रहा है। देखिए अब इसमें राउंड बनाना स्टार्ट कराएगा। ये देखिए, ये धीरे धीरे पूरा एंटी क्लॉकवाइज राउंड घूम रहा है, और जब ये वापस इधर सामने आ जाएगा तो हमारा सिलेंडर बन जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आ गया? दिस इज आपका फाई है। अब ये जो आप है ना वायलेट कलर का एक स्क्वायर देख रहे हैं, ये भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका जेड है। तो देखिए जैसे जैसे जेड बढ़ रहा है, हमारा सिलेंडर पूरा बनता चला जा रहा है, जेड हमारा पूरा सरफेस बना रहा है। और ये जो रेड कलर का पोर्शन देख रहे हैं आप, दिस इज योर फाई। समझ में आ रहा है? ये फाई है, मतलब ये आपका पूरा 0 से आपका 360 डिग्री का राउंड ले रहा है, जब जाके आपका पूरा सिलेंडर बन के आ रहा है। तो ये आपके रो, फाई और जेड हैं, जो तीनों पैरामीटर आप मूविंग में देख रहे हैं। ये फिगर मैंने बच्चों को जनरली इसलिए बताता हूँ ताकि उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम वापस स्लाइड पे आ जाते हैं शुभम। सेकंड नंबर की स्लाइड ओपन कर देना शुभम। किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो ना तो चैट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिएगा। चलिए, अब आज हम बात करेंगे, हमने पिछली क्लास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था, तो हमने उसके लिए क्या निकाले थे? डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल वॉल्यूम। अब आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूं कंपैरिजन करके। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे तो हमारे पैरामीटर कौन से होते थे? एक्स वाई जेड। मैंने कार्टेशियन के ठीक नीचे लिखा है एक्स वाई जेड। जब हम कार्टेशियन के डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल वॉल्यूम के फॉर्मूलों की बात करते थे, तो एक्स वाई जेड की जगह क्या यूज करते थे? dx, dy, dz। वो भी मैंने बगल में बॉक्स में लिख रखा है। तो पहली लाइन जो लिखी है शीट पे, इट इज द डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला है। ये हम कल की क्लास में पढ़ के आए थे। क्या लिखा है? dx x, dy ay, dz dz। सभी समझते हैं ना इसको? और सभी लोग राजी भी होंगे, हाँ सर ये हमने कल पढ़ा था। अब आज हम इसी फॉर्मूले को देख के सिलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे। किसका? अभी सिर्फ डिफरेंशियल लेंथ का लिख रहे हैं। तो मैं आप देखोगे सिलेंड्रिकल के नीचे मैंने उसके 3 पैरामीटर लिख दिए हैं। क्या है? रो फाई जेड,
ऊपर क्या थे, एक्स वाई जेड। अब हम डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला ही कार्टेशियन का देखेंगे और उसी को देख के सिलेंडर का लिखेंगे। तो सबसे पहले कार्टेशियन में ऊपर क्या लिखा है, डी एक्स ए एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी रो ए रो यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई। अब आप तीसरा देखिए, डी जेड ए जेड, तो हमने क्या लिख दिया नीचे, डी जेड ए जेड, क्यों, क्योंकि इसका भी जेड पैरामीटर है। अब आप बीच वाला पोर्शन देखिए, बीच वाला पोर्शन, कार्टेशियन के बीच वाले पोर्शन में फॉर्मूले में लिखा है डी वाई ए वाई, और हमने यहाँ पे लिखा है रो डी फाई ए फाई। अब बच्चे कहते हैं सर सेकंड वाला पैरामीटर तो फाई था, तो सिर्फ वहां पे डी फाई ए फाई आना चाहिए, आपने रो क्यों लगा दिया वहां पे। अब उसका रीजन मैंने नीचे लिखा है, क्यों लगाया है सुनिए जरा। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, जब भी हम एंगल को डिफाइन करते हैं इट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बात समझ में आ रही है। तो जो फाई है वो क्या है, एक आर्क है ना, एक आर्क बना रहे हो आप 360 डिग्री का, जब जाके तो सर्कल बन रहा है, तो उस फाई को हम एंगल नहीं लिख सकते, तो वो यहां से निकला है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आर्क कितना हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस, और थीटा कितना था, डी फाई, और रेडियस कितना था, रो। तो हमारा जो दूसरा पैरामीटर था वो रो डी फाई आ गया है। मैं बहुत बहुत बारीकी पे बात कर रहा हूँ, काफी काफी बारीक चीजों पे, आप सब ध्यान से सुनते जाइएगा, नोट्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। अब जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए वो काफी नुकसान उठाएंगे, बट बहुत बारीकी पे याद कर रहा हूँ, और मैं इतनी बारीकी पे इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ रटने की जरूरत ना पड़े, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाए। अब आपको डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला याद था, तो देखिए सिलेंडर का डिफरेंशियल लेंथ आपने ऑटोमेटिक निकाल लिया, ठीक है। तो पहली टर्म थर्ड टर्म तो आपको देख रहे में समझ में आ गई होगी। सेकंड टर्म में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं सर आप डी फाई ए फाई लिखना चाहिए था वहां आपको। तो देखिए वो क्यों आया है, क्यों, फाई आर्क है, तो आर्क क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस, तो मैंने वहां से निकाल के बता दिया। अब बात करते हैं अपन डिफरेंशियल सरफेस की। तो डिफरेंशियल सरफेस क्या होता है, देखिए सिलेंडर कार्टेशियन का देखिए लेफ्ट साइड में लिखा है मैंने, आपको समझ में आया था कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करा, जो डीएल का फॉर्मूला होता था उसकी दो टर्म को मल्टीप्लाई करते थे और अपोजिट वाला यूनिट वेक्टर लिखते थे। जैसे देखिए पहला लिखा है मैंने, डी वाई डी जेड को मल्टीप्लाई किया तो यूनिट वेक्टर एक्स का आ गया, डी एक्स डी जेड को मल्टीप्लाई किया यूनिट वेक्टर ए वाई का आ गया, और डी एक्स डी वाई को मल्टीप्लाई किया तो यूनिट वेक्टर ए जेड का आ गया। अब बात करें सिलेंड्रिकल की, जो राइट साइड में मैंने बॉक्स में लिखा है, आपको भी इसमें क्या करना है, जो पैरामीटर्स हैं दो दो पैरामीटर को मल्टीप्लाई करना है और अपोजिट वाला यूनिट वेक्टर लेना है। तो चलिए हम पहला देखते हैं, पहला क्या है, रो डी फाई। तो इसमें हमने क्या करा है, पहले दो चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हैं अगर सिलेंड्रिकल का डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला देखेंगे तो हमने पहले दो पैरामीटर को मल्टीप्लाई कर दिया और यूनिट वेक्टर थर्ड वाला लिख दिया। दूसरा वाला देखिए, रो डी फाई डी जेड, इसमें अपन ने क्या करा है, सेकेंड और थर्ड पैरामीटर को मल्टीप्लाई कर दिया और यूनिट वेक्टर पहला वाला लिख दिया। और तीसरे वाले में आपने फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करा है, मतलब डी रो इंटू डी जेड, और जो यूनिट वेक्टर आया है वो ए फाई आ गया। तो मैंने ये कार्टेशियन के फॉर्मूले इसलिए लिखे हैं यहाँ पे साइड में, ताकि आप लोग आराम से कंपैरिजन कर सकें और आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आए। तो ये था डिफरेंशियल सरफेस। किसी को कुछ इश्यू हो, कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं अभी हाल ही क्लियर कर दूंगा। हम बहुत आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है डिफरेंशियल वॉल्यूम। हम कार्टेशियन में कैसे डिफाइन करते थे, तीनों पैरामीटर को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो सिलेंड्रिकल में भी हमने तीनों पैरामीटर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे तीन पैरामीटर कौन से थे, ये देखिए, एक तो पहला पैरामीटर डी रो, दूसरा पैरामीटर रो डी फाई, और तीसरा पैरामीटर डी जेड। तो अब आप देख सकते हैं सेकंड वाली लाइन में मैंने सिलेंड्रिकल लिखा है, उसके नीचे उसके तीन पैरामीटर लिखे हैं, रो फाई जेड, और रो फाई जेड के नीचे मैंने बॉक्स में लिखा है डी रो डी फाई और डी जेड। तो थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान रखना कि सिलेंड्रिकल के पैरामीटर तो रो फाई जेड होते हैं, मगर जब हम उसके रियल पैरामीटर्स होते हैं डी रो डी फाई और डी जेड। बस आपको अगर इतना याद है ना तो आप सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक खुद से जनरेट कर लोगे, बस इतनी सी चीज है इसमें। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कल की क्लास हुई, आज की क्लास हुई, और आगे भी अब जितनी क्लासेस होंगी, आप जब घर पे इन क्लासेस को रिवाइज करो ना, तो अपने साथ एक
खाली कागज या कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। पहले आप मेरे नोट्स को समझिएगा, समझ में आ गया, पूरा रिवाइज कर लिया। फिर क्या करना, आप खुद से ये सारे फॉर्मूले बनाने की और लिखने की अपनी कॉपी में कोशिश करना। पहली बार में गलत लिखोगे, नोट सामने खुले हैं आपके, चेक करके वापस देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। इस चीज का आप थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखिएगा, समझे आप। तो अब अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी फटाफट चैट बॉक्स में लिख सकता है, और अगर नहीं है डाउट तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बस, हमारे पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट बचे हैं, क्योंकि मैं क्लास थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप फटाफट अभी तक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर कोई मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहता है चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका माइक ओपन कर देंगे। प्लीज, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बात करूंगा। और एक बार आप वापस से पूरा रिवाइज भी कर लीजिए देख के सारी चीजें। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने। किसी को कोई डाउट है? क्लियर है कि ऑल क्लियर होता जा रहा है? हाँ, नेक्स्ट आया साक्षी पवार का। सर सिलेंड्रिकल के डिफरेंशियल सरफेस पॉइंट रिपीट कर दीजिए। वेरी गुड, कम से कम आपने पूछा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, डिफरेंशियल सरफेस पॉइंट रिपीट करना है, चलिए ठीक है मैं बताता हूँ। देखिए, ये डिफरेंशियल सरफेस कब बनता है, ये इसका फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आप है ना, सिर्फ डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला याद रखिए। आपको अगर डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला याद है तो हम डिफरेंशियल सरफेस का आराम से बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशियल सरफेस के पहले वाले पॉइंट में लिखा है, आप देखते जाइए, मैं जो स्क्वायर मैंने नीचे लिखा है सिलेंड्रिकल में उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या लिखा है, रो डी फाई ए जेड। तो हमने कुछ नहीं करा। अब आप सिलेंड्रिकल के फॉर्मूले में आइए डिफरेंशियल लेंथ के। तो मैंने पहली दो टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया है, वहां मैंने नीचे ब्रैकेट्स भी बना रखे हैं। देखिए, पहली दो टर्म कौन सी है, एक तो डी रो, और दूसरी वाली टर्म कौन सी है, रो डी फाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, और इनके साथ जो यूनिट वेक्टर लिखा है वो तीसरा वाला लिखा है ए जेड। मतलब सरफेस में आप हमेशा अपोजिट वाला यूनिट वेक्टर लेके चलेंगे। फिर डिफरेंशियल सरफेस में जो सेकंड वाला लिखा है मैंने, रो डी फाई डी जेड। तो रो डी फाई डी जेड। अब वापस अपन डिफरेंशियल लेंथ के फॉर्मूले में आते हैं सिलेंड्रिकल में। तो मैंने सेकंड और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करा है। सेकंड टर्म कौन सी है, रो डी फाई। थर्ड टर्म कौन सी है, डी जेड। और उसके साथ जो यूनिट वेक्टर लिखा है वो फर्स्ट टर्म का लिख दिया है, ए रो। ठीक है। और अब वापस अपन डिफरेंशियल सरफेस के फॉर्मूले में आते हैं, तो आखिरी पॉइंट लिखा है डी रो डी जेड, और उसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा लिखा है, अपन ने ए फाई। तो इसमें मैंने क्या करा है, हम वापस डिफरेंशियल लेंथ के फॉर्मूले में आए, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मैंने मल्टीप्लाई करा है, और यूनिट वेक्टर किसका लिख दिया है, सेकंड वाली टर्म का। तो इसमें आपको सिर्फ ये करना है। वो वैसे जनरली जब मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो डिफरेंशियल लेंथ में 1 2 3 नाम दे देता हूँ, और डिफरेंशियल सरफेस में शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ। पहला 1 into 2, दूसरा 2 into 3, और तीसरा 1 into 3। मतलब सिर्फ टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है, और जो यूनिट वेक्टर लेना है वो बिल्कुल उसके अपोजिट साइन लेना है। ठीक है। और कोई किसी को कुछ डाउट, बिल्कुल फटाफट मैसेज कर सकता है, क्योंकि क्या है, आप जितना पूछेंगे ना तो आपके साथ साथ दूसरे लोगों के भी डाउट क्लियर होते जाएंगे। सर गौतम ने आज की क्लास की आप हाँ बोलो शुभम, क्या बोल रहे हो? सर गौतम ने हैंड रेस किया है। हाँ, उसको खोल दो। हाँ हेलो। हाँ गौतम बोलो। हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर, कार्टेशियन जो डिफरेंशियल सरफेस है सर इसमें, और सिलेंड्रिकल का जो सरफेस है सर दोनों में तो मतलब पैरामीटर का डिफरेंस है, बाकी तो दोनों सेम ही है सर। मतलब हाँ, मैंने कंपैरिजन इसीलिए तो लिखा है, आपको अलग अलग याद करने की जरूरत ना पड़े। मैंने इसीलिए वहां पे लिखा है, नहीं तो मैं सिलेंड्रिकल के साइड में कार्टेशियन क्यों घुसाऊंगा। मैंने इसीलिए लिखा है कि जिस तरीके से आप वो वाले फॉर्मूले याद कर रहे थे, इसी तरीके से आपको सिलेंड्रिकल के भी याद करने। और अब हमारी जो थर्ड कैटेगरी आएगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहां पे भी यही रूल चलेगा, बट वहां पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। पैरामीटर चेंज।
हाँ पैरामीटर बस, मगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि सिलेंड्रिकल में पैरामीटर रो फाइव जेड होते हैं, मगर जब हम इनके डिफरेंशियल पार्ट पे जाते हैं तो वो पैरामीटर क्या हो जाते हैं, डी रो, रो डी फाइव और डी जेड। जो सेकंड वाला है वो अपना हो जाता है थीटा इंटू रेडियस, थीटा इंटू ठीक है। रेडियस, यस सर, और वो भी क्यों होता है, क्योंकि एंगल हमारा आर्क होता है, ठीक है, आर्क होता है ना, यस सर। ठीक है। और कोई डाउट किसी को? कोई और? क्योंकि आज क्या है, मुझे यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। मैं धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हम धीरे चल रहे हैं, तो हमारे बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। कोई बात नहीं है, हम एक दो सेशन एक्स्ट्रा और लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट मेरा हमारे फंडामेंटल मेन क्लियर होने चाहिए। ये सब्जेक्ट बहुत डीप एनालिसिस है और आप इस तरीके से पढ़ते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पढ़ने में मजा आएगा। अब जैसे थर्ड और फोर्थ स्लाइड बता देना एक मिनट शुभम निकाल के, मुश्किल से लास्ट 1 और 2 मिनट बचे हैं। बस एक बार बच्चों को दिखा देता हूँ कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या कवर करेंगे, आज तो नहीं कर पाए हैं कवर हम। देखिए थर्ड स्लाइड में जो है हमारी हेडिंग है कि अभी तक दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ लिए हैं, तो दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, तो उसके बीच मैंने एक रिलेशन निकाला है, तो हम अगली क्लास में इसे कवर कर लेंगे। ये भी बहुत ईजी है, और ये जो बॉक्सेस में फॉर्मूले लिखे हैं इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और फोर्थ स्लाइड दिखाना। और इन्हीं फॉर्मूलों को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर कर देना शुभम। ये देखिए इन्हीं फॉर्मूलों को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है मैंने, और इन पे भी डायरेक्ट आपके सारे पूरे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बट ये न्यूमेरिकल्स 2-2, 3-3 पेज तक निकल जाते हैं क्योंकि काफी हैवी कैलकुलेशन होती है। इसके न्यूमेरिकल्स भी अपन लोग करेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आज मैं चाह रहा था कि ये चारों स्लाइड खत्म हो जाए, बट ठीक है, मुझे समझाने में बहुत ज्यादा समय लग गया पहली दो स्लाइड्स को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट की जो 2 स्लाइड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब शायद मंडे हमारा सेशन नहीं है, हमारी क्लास डायरेक्ट ट्यूसडे को है, तो उस दिन हम देख लेंगे। तो उस दिन इन दोनों स्लाइड्स को डिस्क्राइब करूंगा मैं, और अगर समय मिला तो थोड़ा बहुत आपको स्फेरिकल का मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? चैट बॉक्स में लिख सकता है। अच्छा, आज की क्लास कितने लोगों को बिल्कुल एक बार में समझ में आ गई? चैट बॉक्स में लिख दें मुझे। कितने लोगों को समझ में आ गया पूरा पूरा? अरबाज को आ गया, और साक्षी, रिया, गायत्री, तला, पुनीत, शुभम, मानसी, हिमांशी, प्रवीण, आशीष कुमार, रवि, नफीस, केशव, सर वैभव। विशाल को डाउट है। हाँ हाँ बोलो, किसको डाउट आ रहा है? विशाल। हाँ फटाफट खोलो, क्योंकि शायद खत्म ही हो गई मीटिंग अपनी, लास्ट 1 मिनट बचा है बस। हाँ। एकदम से बंद हो जाएगा अब कभी भी। ओपन करा है क्या? हाँ सर ओपन किया है। बोल क्यों नहीं रहा है फिर? क्या पता सर। सर समझ में ये बता रहा था। अच्छा ठीक है। हाँ ओके, चलिए ठीक है, तो हमारा टाइम आज हो गया आएगा। तो क्या बोलते हैं शुभम, आप वहाँ पे एंड कर देना। यस सर। ठीक है, हाँ सभी के लिए एंड कर देना।